7वां चैप्टर होगा। 6 तक याद हो गया कि नहीं? छह तक सबको याद हो गया? तो 6 तक याद हो गया तो आइए 7वां चैप्टर भी कोई बड़ा नहीं है। 7वां चैप्टर है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। एक बार आप इस मोशन को समझ लीजिए। चलिए, अब सभी ऑनलाइन वाले से रिक्वेस्ट है कि केवल प्रश्न को देखिए कि किस तरह हल कर रहे हैं, और आप बिल्कुल आसानी से गंभीरता पूर्वक क्लास को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और आपको क्लास में ही सारी बात याद हो जाएगी। अब तक 6 चैप्टर करा दिए हैं। जिन सबको नौकरी करने का पूरा मन है वो सब तो याद कर ही लिया होगा। अब बाकी का तो हम बता नहीं सकते हैं क्या। तो सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, पहले इस मोशन को समझ लेते हैं कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन है क्या। इसको हम समझाए हुए हैं पहले भी। तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? तो वृत्तीय मार्ग पर होने वाले गति को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। और ज्यादा कुछ है नहीं। अब इस मोशन की कुछ विशेषताएं हैं, वो प्रश्न को आने दीजिए, उस विशेषताओं को क्लियर कर लेंगे हम। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, गोलाकार मार्गों पर गति करती है, तो उसी के गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। और दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। घूर्णन गति में भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर ही गमन करती, लेकिन दोनों गति में अंतर है। अंतर क्या है कि जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर घूमता है, ठीक है ना, जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। और जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के, किसी अक्ष के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पहिए की गति क्या है? घूर्णन गति, क्योंकि पहिया में एक एक्सिस है जो उसका धुरी है। पहिए की गति क्या है? घूर्णन गति है। लेकिन सड़क के मोड़ पर मुड़ता हुआ कार केवल किस गति में है? वृत्तीय गति में है। सड़क के मोड़ पर जो मोड़ लेगा तो उसकी गति, उसका जो पथ है वो वृत्तीय पथ हो जाएगा। तो सड़क के मोड़ पर अगर कोई सवार, चाहे कार सवार हो या साइकिल सवार हो, सड़क के मोड़ पर गति करेगा तो उसकी गति क्या होगा? उसकी गति घूर्णन गति, क्योंकि सड़क के मोड़ पर कोई एक्सिस नहीं है। पंखे की ब्लेड की गति कैसी गति है? घूर्णन गति है। क्यों? तो उसमें एक एक्सिस है जिसके चारों ओर पंखे का ब्लेड घूम रहा है। नाचता लट्टू नचाए हैं, उसकी भी गति कैसी गति है? घूर्णन गति, क्योंकि उसमें भी एक एक्सिस रहता है। तो वृत्तीय गति में वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गमन करती है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करती है। और दोनों में समानता, संबंध यह है कि सभी के सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति भी है। सभी के सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति भी है,
लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति, सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति, लेकिन सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति। क्लियर हो गया? तो वृत्तीय गति घूर्णन गति में मेन अंतर अक्ष को लेकर है, एक्सिस को लेकर है। अगर एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति हो रहा है तब वो घूर्णन है, और आप घूर्णन को वृत्तीय गति भी कह सकते हैं, लेकिन केवल मार्ग वृत्तीय है, कोई एक्सिस नहीं है, तो वो केवल और केवल क्या है? वृत्तीय गति है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आते हैं हम प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में एक समान चाल भी से गतिमान एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा? तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर बार। तो अभिकेंद्र बल का सीधा फार्मूला पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पूछ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv स्क्वायर बार आर होता है। आर जहां वृत्तीय मार्ग की त्रिज्याएं हैं, आर जहां वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। अगर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है तब उसका अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर बाय आर। और अभिकेंद्र बल की दिशा सीधा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होते हैं। अगर पूछ दे कि अभिकेंद्र बल की दिशा किस ओर होती है, तो अभिकेंद्र बल की दिशा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर। अभिकेंद्र का शाब्दिक अर्थ ही है केंद्र की ओर। तो वस्तु वृत्तीय मार्ग में कहीं पर क्यों ना रहे, वस्तु अगर ये वृत्तीय मार्ग में है, चाहे वस्तु यहां पर है, चाहे वस्तु यहां पर है, चाहे वस्तु यहां पर है, अभिकेंद्र बल की दिशा हमेशा किधर होगी? केंद्र की ओर होगी। अभिकेंद्र बल की दिशा हमेशा किधर होगी? केंद्र की ओर होगी, चाहे वस्तु वृत्तीय मार्ग में कहीं पर क्यों ना हो। क्लियर हो गया? पहला प्रश्न याद हो गया। अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर बाय। अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर, अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर, हमेशा केंद्र की ओर होती है, चाहे वस्तु वृत्तीय मार्ग में कहीं पर क्यों ना हो, हमेशा केंद्र की ओर होती है। क्लियर? दूसरा, जब कोई कण यानी पार्टिकल, जब कोई कण या पार्टिकल किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है तो निश्चित तौर पर वह वृत्तीय गति करता है। जब कोई कण किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है तो वह बल जो इसे एक समान गति से गतिमान रखता है, तो वह बल कौन है? तो यहां पर क्लियर है, वह बल कौन है? अभिकेंद्र बल। वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए किस बल की आवश्यकता है? अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। अभिकेंद्र बल के अभाव में वृत्तीय मार्ग पर गति हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? अभिकेंद्र बल के अभाव में, सेंट्रीपिटल फोर्स के अभाव में वृत्तीय मार्ग पर गति संभव ही नहीं है। कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो निश्चित तौर पर उन्हें किस बल की आवश्यकता है? अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। अभिकेंद्र बल की दिशा किस ओर होती है? वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। वैसे में इसका ऑप्शन ही ऐसा है कि चीख चीख कर ये बोल रहा है कि हम ही होंगे, हम ही होंगे। क्या परमाणिक बल का कोई अस्तित्व नहीं है यहां पर, आंतरिक बल का कोई अस्तित्व नहीं है, गुरुत्वाकर्षी बल तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट, नियम चाल, यहां नियत होगा, नियत, नियत चाल, कांस्टेंट स्पीड। नियत चाल से एक वृत्त में चलती हुई वस्तु, और वृत्त में चलती हुई वस्तु का मतलब वृत्ताकार मार्ग पर चलती हुई वस्तु है। नियत चाल से यानी चाल उसका क्या है? एक समान है, चाल में कोई बदलाव। तो नियत चाल से एक वृत्त पर चलती वस्तु
त्वरित नहीं होती है। क्या नियत चाल से एक वृत्त में चलती हुई वस्तु त्वरित नहीं होती है, मतलब उसमें त्वरण नहीं होता है। सबसे पहले देखिए कि वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु चलती है तो उसे कौन बल चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल चाहिए, ये तो आप जान चुके हैं। लेकिन वृत्तीय मार्ग की एक और विशेषता है कि वृत्तीय मार्ग पर जब वस्तु गति करती है, वृत्तीय मार्ग पर जब वस्तु गति करती है तो वृत्तीय मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। वस्तु की गति की दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, यह प्रमुख विशेषता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस वृत्तीय गति की विशेषता है कि उस वृत्तीय गति में वस्तु के गति की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? बदल जाती है। वस्तु यहां है तो दिशा इधर है, यहां है तो दिशा इधर है। तो वृत्तीय मार्ग पर गतिशील वस्तु की सबसे बड़ी विशेषता कि उस वस्तु के गति की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बदल जाता है। और दिशा बदलने के कारण वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? त्वरित गति होती है। एक समान चाल से वो चल रहा है, फिर भी वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति क्या होगी? त्वरित होगी। और त्वरित क्यों होगी? तो दिशा बदल जाने के कारण। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है और सदिश राशि दिशा बदलने पर भी बदल जाती है और परिमाण बदलने पर भी बदल जाती है। त्वरण कैसी भौतिक राशि है? सदिश भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। और सदिश भौतिक राशि कोई भी सदिश राशि है, परिमाण बदलने पर, मैग्नीट्यूड चेंज होने पर भी वो बदल जाएगा और दिशा बदलने पर भी बदल जाएगा। यहां पर चाल नियत है, कांस्टेंट है, चाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आप कहिएगा कि त्वरण तो शून्य होगा, क्योंकि एक समान चाल की स्थिति में त्वरण शून्य होता है। लेकिन वृत्तीय मार्ग पर नहीं हो पाता है। वृत्तीय मार्ग में निश्चित ही चाल कांस्टेंट है, लेकिन दिशा बदल जाने के कारण गति कैसी होगी? त्वरित। और दिशा बदल जाने के कारण त्वरण में बदलाव होगा। क्यों? तो त्वरण क्या है? सदिश राशि। तो वृत्तीय गति कैसी गति होती है? त्वरित होती है। चाहे चाल एक समान रहे, चाहे चाल असमान रहे, वृत्तीय गति क्या होगी? और वृत्तीय गति त्वरित गति इसलिए होगी क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर वस्तु के गति की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाता है? बदल जाता है। और दिशा बदलने के कारण ही वृत्तीय गति कैसी गति? और त्वरित अगर है तो त्वरित गति है तो उस त्वरण की दिशा भी किधर होगी? केंद्र की ओर। किधर होगी? केंद्र की। उस त्वरण की दिशा भी किधर? जिधर बल की दिशा उधर त्वरण की दिशा। न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा। तो अभी केंद्र बल किधर लग रहा है? तो अगर वृत्तीय गति में त्वरण है तो उसकी भी दिशा किधर होगी? केंद्र की ओर। तो वृत्तीय गति त्वरित गति होती है और किधर होती है? अंदर की ओर होती है। और तेज त्वरण, तेज का मतलब तिर्जिया है। तेज का मतलब तो तिर्जिया के अनुदिश केंद्र की ओर त्वरण होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर? तेज का मतलब यहां तिर्जिया, तो इस त्वरण की दिशा तिर्जिया के अनुदिश ही है ना, केंद्र की तरफ। क्लियर? बाहर की ओर तो नहीं होती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? क्या क्या समझे आप? वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए। अभिकेंद्र बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है। वृत्तीय गति की सबसे बड़ी खासियत की वस्तु के गति की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बता। इसलिए वृत्तीय मार्ग पर जब कोई वस्तु गति करती है तो जो सदिश राशि है वो बदलते रहता है, जो अदिश राशि है वो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा और नहीं कांस्टेंट है तो नहीं रहेगा।
जैसे चाल क्या है? नियत। और चाल अदिश राशि है, चाल को दिशा से कोई मतलब। तो इस वृत्तीय मार्ग पर अगर नियत चाल से गति हो रही है तो निश्चित ही चाल एक समान है, लेकिन कभी भी इसका वेग एक समान नहीं होगा, क्योंकि वेग सदिश राशि है और वो दिशा से प्रभावित होगी। और दिशा बदलने के कारण ही हम कह रहे हैं कि इसमें क्या है? त्वरण है। तो वृत्तीय गति किस प्रकार की गति करती है? त्वरित गति करती है, चाहे एक समान चाल से चले चाहे असमान चाल से चले। चाहे एक समान वेग से वृत्तीय गति हो चाहे असमान वेग से वृत्तीय गति हो, वह हमेशा क्या होगा? त्वरित। त्वरित इसलिए होगा क्योंकि वह दिशा को लगातार क्या कर रही है? परिवर्तित कर रहा है। तो नियत चाल से एक वृत्त में चलती वस्तु का अंदर की ओर त्रयज त्वरण होता है, त्रिज्या के अनुदिश त्वरण होता है, त्रिज्या के अनुदिश त्वरण होता है। क्लियर? किसी कण का समरूप वृत्तीय गति में क्या होता है? स्थिर वेग। देखिए समझिए, सबसे पहले वृत्तीय गति में जो भी भौतिक राशि क्या है? सदिश। वो क्या होगा? परिवर्तन। जो भी सदिश राशि है वो क्या होगा? क्योंकि वृत्तीय मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु के गति की दिशा, और हम जानते हैं कि सदिश राशि में दिशा होता है, दिशा बदलने के कारण वो क्या होगा? परिवर्तनशील होगा। और अदिश राशि एक समान रखा गया है तो वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो वो भी क्या होगा? परिवर्तनशील होगा। तो किसी कण का समरूप वृत्तीय गति में, यानी एक समान चाल से अगर वृत्तीय गति हो रहा है तो उसका वेग स्थिर होगा। वेग कैसी राशि है? तो वेग क्या होगा? और त्वरण भी क्या है? वो भी क्या होगा? वेग और त्वरण दोनों क्या होगा? परिवर्तनशील होगा। परिवर्तनशील वेग, परिवर्तनशील त्वरण। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर वस्तु की गति की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बदल जाता है। तो चाहे समरूप वृत्तीय गति हो चाहे असमरूप वृत्तीय गति हो, वृत्तीय गति में वस्तु के संदर्भ में जो सदिश राशि होगा वो हमेशा परिवर्तनशील होगा। लेकिन फिर समरूप वृत्तीय गति यानी कि एक समान वृत्तीय गति में यहां पर चाल क्या होगा? एक समान होगा। क्योंकि चाल एक समान इसलिए होगा कि चाल कैसी भौतिक राशि है? अदिश। और अदिश को दिशा से कोई लेना देना। तो समरूप वृत्तीय गति में सभी सदिश राशि और सभी अदिश राशि नियत। समरूप वृत्तीय गति में सभी सदिश राशि क्या होगा? और सभी अदिश राशि असमान होगा। सॉरी, सभी एक समान होगा। अदिश राशि क्या होगा? और सदिश राशि। और अगर असमरूप वृत्तीय गति कहता तब तो सदिश राशि परिवर्तनशील होता ही होता, अदिश भी क्या हो जाता? परिवर्तनशील हो जाता। क्लियर? बात को समझ गए? तो किसी कण का समरूप वृत्तीय गति में परिवर्तनशील वेग और परिवर्तनशील वृत्तीय गति में वस्तु के गति की दिशा बदलने के कारण वृत्तीय मार्ग पर गतिशील वस्तु की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। इसीलिए समरूप वृत्तीय गति में वस्तु के संदर्भ में जो भी सदिश भौतिक राशि होगी वो क्या होगा? परिवर्तनशील होगा। लेकिन समरूप वृत्तीय गति में जो भी भौतिक राशि अदिश होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। क्लियर? जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग हो जाता है। ऐसा होता अपकेंद्र बल के कारण। लेकिन अपकेंद्र बल नहीं है तो यहां पर आंसर क्या देना पड़ेगा? अभिकेंद्र ही देना पड़ेगा। अपकेंद्र अगर, ठीक है, अभिकेंद्र बल तो आप समझ गए, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होते हैं किस बल के प्रभाव से? अपकेंद्र बल के प्रभाव से। लेकिन अपकेंद्र बल ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा इसका आंसर? अभिकेंद्र बल। अपकेंद्र बल की दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होता है। आप तो ये जान गए कि वृत्तीय मार्ग पर जब गति होगी तो अभिकेंद्र बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर, लेकिन अपकेंद्र बल की दिशा इसके विपरीत होती है, यानी बाहर की ओर। और मक्खन अपकेंद्र बल के प्रभाव से क्या आ जाते हैं? दूध से बाहर आ जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है, इस बल का कोई अस्तित्व नहीं है। अपकेंद्र बल एक कैसा बल है? काल्पनिक बल है। तो अब कहिएगा ये काल्पनिक बल है तो मक्खन इसे अलग कैसे हो रहा है? आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बात तो आप समझ गए कि वृत्तीय मार्ग पर वस्तु के गति की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहती है, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु के गति की दिशा, उस गति की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बदलते रहता है। अब हम इसमें दूध लिए हैं जिसमें क्या है? मक्खन है। क्लियर? एक बात ये भी आप जानते हैं कि वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए कौन बल चाहिए? अभिकेंद्र बल नहीं रहेगा, वृत्तीय मार्ग पर गति नहीं होगा। तो जब दूध और मक्खन को मिलाया जाता है तो इस तरह मिलाया जाता है कि अभिकेंद्र बल किसको मिले? दूधे को मिले। जब दूध और उसमें जो मक्खन मिला उसको मथा जाता है, मथा के उसको घुमाया जाता है, तो घुमाने के क्रम में अभिकेंद्र बल केवल किसको मिल पाता है? मक्खन को अभिकेंद्र बल मिलता, दूध को अभिकेंद्र बल मिल रहा है, वो घूम रहा है, और दूध के मक्खन को अभिकेंद्र बल, तो वो वृत्तीय गति नहीं करेगा। तो मक्खन को नहीं करेगा तो मक्खन इस दिशा में गतिशील है तो मक्खन इसी दिशा में गतिशील रह जाता है। फिर यहां पर आकर मक्खन इस दिशा में गतिशील रह जाता है, उसको अभिकेंद्र बल मिल ही नहीं रहा कि वो घूमेगा। यानी दूध के मथने के क्रम में यह ध्यान रखा जाता है कि अभिकेंद्र बल घुमाते हैं इस तरह का अभिकेंद्र बल किसको मिले? दूध को मिले। मक्खन जो उसमें है उसको अभिकेंद्र बल मिले ही नहीं। अब देखिए दूध को मथा जाता है तो स्पेशल आदमी होता है, सब जाकर मत नहीं देगा, समझे कि नहीं समझे? तो जिसको प्रैक्टिस होता है तो उसमें प्रैक्टिस यही होता है कि मथने के क्रम में दूध को अभिकेंद्र बल मिले, मक्खन को, दूध को अभिकेंद्र बल मिलेगा, दूध चारों तरफ घूमेगा। अब मक्खन को नहीं मिलेगा तो मक्खन यहां पर आएगा तो इधर फेंकाएगा, यहां पर आएगा इधर फेंकाएगा, यहां पर आएगा तो इधर फेंकाएगा। अब कहिएगा ये काहे फेंकाएगा? तो इसको अभिकेंद्र बल मिल नहीं रहा है, ये बाहर की ओर फेंका रहा है। और उसके बाद सारा मक्खन क्या करेंगे? समेट लेंगे, बेचारा दूध घूम रहा है। क्लियर हो गया? तो मक्खन को अभिकेंद्र बल नहीं मिला तो वो जिस दिशा में गतिशील था उसी दिशा में गतिशील रह गया। किसके कारण? जड़त्व के कारण। दूध को अभिकेंद्र बल मिल गया तो वो घूमा, लेकिन मक्खन को नहीं मिला तो वो मान लीजिए यहां पर है तो मक्खन इस दिशा में गतिशील था तो इसी दिशा में गतिशील रह गया जड़त्व के कारण। तो वास्तव में इस दिशा में गतिशील जो हुआ मक्खन वो जड़त्व के कारण, लेकिन आभास होता है कि बाहर से कोई, अंदर से बाहर की तरफ कोई बल लगा जो मक्खन को हटा दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है, अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्र के विपरीत होती है। क्लियर बात समझे कि नहीं समझे? तो अभिकेंद्र यहां पर आंसर इसका क्या होगा? लेकिन है नहीं तो क्या देना पड़ा? नेक्स्ट, एक साइकिल सवार
एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाता है। एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते हुए अंदर की ओर झुक जाता है। साइकिल सवार अगर अंदर की ओर झुकेगा, साइकिल सवार अगर मोड़ पर गति करेगा तो वह कौन गति में आ गया है? वृत्तीय गति में। मोड़ पर आ गया तो कौन गति में? वृत्तीय गति में आ गया। अब वृत्तीय गति करने के लिए कौन बल चाहिए? और अभिकेंद्र बल ऐसा बल है जो बाहर से नहीं दिया जाएगा, बल्कि वहीं पर उत्पन्न होगा। अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति में चाहिए तो अभिकेंद्र बल को बाहर से नहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर अभिकेंद्र बल मिलेगा कैसे अगर बाहर से नहीं चाहिए? तो उसी गति के वृत्तीय मार्ग पर ही कोई ना कोई बल कन्वर्ट होता है। किसमें? अभिकेंद्र बल में। और जब साइकिल सवार सड़क के मोड़ पर घूमता है तो साइकिल के टायर और सड़क के बीच क्या होता है? घर्षण होता है। वही घर्षण बल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अभिकेंद्र बल में, जो उसे वृत्तीय मार्ग पर घुमा देता। क्लियर? तो वृत्तीय मार्ग पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। और अभिकेंद्र बल ऐसा बल है जिसको बाहर से दिया जाएगा नहीं, वहीं पर उत्पन्न होगा। तो जब एक साइकिल सवार मोड़ लेता है तो वो भी वृत्तीय गति में आ गया, उसे भी अभिकेंद्र चाहिए। और एक साइकिल सवार को सड़क के मोड़ पर अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? तो घर्षण बल से। साइकिल के टायर और सड़क के बीच जो घर्षण होगा वही घर्षण बल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अभिकेंद्र बल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभिकेंद्र बल में कन्वर्ट हो जाएगा और साइकिल को आराम से वृत्तीय गति करा देगा। अब देखे होंगे कि साइकिल के टायर में अगर ठीक से खांचा नहीं है तो मोड़ लेने पर साइकिल क्या होती है? मोड़ लेते वक्त साइकिल क्या होता है? फिसल जाता है। अगर साइकिल के टायर में खांचा नहीं हो, साइकिल के टायर में खांचा नहीं हो तो मोड़ लेते समय साइकिल गिर जाता है। क्यों गिर गया? वह गिर गया क्योंकि वह वृत्तीय गति नहीं कर पाया। और वह वृत्तीय गति इसलिए नहीं कर पाया कि उसे अभिकेंद्र बल नहीं मिला। और उसे अभिकेंद्र बल इसलिए नहीं मिला क्योंकि पर्याप्त घर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। तो एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाता है क्योंकि उसे अधिक अभिकेंद्र बल मिलता है। ठीक है, झुकने से घर्षण कुछ ज्यादा होता है। जितना घर्षण अधिक होगा अभिकेंद्र बल उतना अधिक मिलेगा, वृत्तीय गति उतनी आसान तरीके से होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मोड़ के निकट सड़क को ढाल बनाया जाता है जिससे कि वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो सके। सड़क के मोड़ पर मोड़ लेता एक साइकिल सवार को अभिकेंद्र बल किस तरह से प्राप्त होता है? तो टायर और सड़क के बीच के घर्षण बल से। अगर सड़क के मोड़ पर पर्याप्त घर्षण नहीं उत्पन्न होगा तो अभिकेंद्र बल पर्याप्त नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह वृत्तीय गति अर्थात सड़क के मोड़ पर गति नहीं कर पाएगा। टायर में अच्छी तरह के खांचे नहीं हो तो ऐसे, यानी कि एक ऐसे साइकिल जिसके टायर में ठीक तरह के खांचे नहीं है, वह मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाता है। क्यों? तो पर्याप्त घर्षण नहीं उत्पन्न होता है खांचे के नहीं होने के कारण, जिससे अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है, जिससे वह वृत्तीय गति नहीं कर पाता है और गिर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, एक साइकिल सवार भी चाल से चलता हुआ मोड़ पर जिसकी त्रिज्या R है मुड़ता है। ऊर्ध्वाधर से उसका झुकाव कोण कितना है?
थीटा है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? अब देखिए, साइकिल सवार वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है, वो अंदर की तरफ झुकता है, क्यों? तो उसे पर्याप्त अभिकेंद्र मिल सके, और मतलब अंदर की तरफ झुका है तो कितना झुका है? थीटा। तो उस स्थिति में टेन थीटा बराबर, याद रखिएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी, जहां भी उसकी चाल है, आर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, और जी गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर हो गया? तो इसको पूरा विस्तार में जाने का कोई दिक्कत नहीं, आप याद ही रखिएगा कि टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है ना? नहीं तो थ्योरी लंबा चौड़ा है, तो उसमें में नहीं जाना है, याद रखना है टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। ध्यान रखिएगा, सड़क के मोड़ पर मोड़ लेता एक साइकिल सवार झुकता है भीतर की तरफ। अगर वो थीटा डिग्री झुका है तब उसके लिए टेन थीटा बराबर कितना होगा? वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। क्लियर? एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है। कौन गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ पर है तो वृत्तीय गति, और जब वृत्तीय गति करेगा कोई वस्तु तो उसके संदर्भ में त्वरण स्थिर रहता। तो त्वरण स्थिर रहेगा किसमें? सिर्फ परिमाण में। अगर एक समान कोणीय वेग, यानी वेग क्या है? एक समान है, तो वेग एक समान है, फिर भी त्वरण शून्य नहीं होगा, दिशा बदलने के कारण त्वरण परिवर्तनशील होगा। अगर त्वरण स्थिर भी रहेगा तो सिर्फ दिशा में स्थिर रह सकता है, क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर दिशा लगातार क्या होती रहती है। तो एक समान कोणीय वेग में, कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का त्वरण केवल परिमाण में ही स्थिर हो सकता है, दिशा में स्थिर, क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर प्रत्येक बिंदु पर दिशा क्या होती जाती है? बदलते जाती है। तो त्वरण स्थिर भी होगा तो केवल परिमाण में, परिमाण मतलब समझ रहे हैं ना, संख्यात्मक मान को ही क्या कहेंगे? परिमाण। तो त्वरण केवल परिमाण में स्थिर रहेगा। क्या वृत्तीय मार्ग पर त्वरण दिशा भी स्थिर रहेगा? दिशा किसी का स्थिर हो ही नहीं सकता है वृत्तीय मार्ग पर, क्योंकि वृत्तीय मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता ही है कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा बदलते रहती है। एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 500 केजी है, एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान एक मोड़ पर घूमती है, मोड़ की त्रिज्या 60 मीटर है। यदि घर्षण गुणांक 0.75 है तो महत्तम चाल कितना होगा जिससे मोटर गाड़ी को मोड़ा जा सके? महत्तम चाल कितना होगा जिससे कि मोटर गाड़ी को मोड़ा जा सके, वो गिरे नहीं। सबसे पहले अगर यह मोड़ लिया है तो इसे अभिकेंद्र बल चाहिए, और अभिकेंद्र बल बराबर mv स्क्वायर बाय, और आप जानते हैं कि सड़क के मोड़ पर अभिकेंद्र बल मिलता है किससे? तो घर्षण बल ही प्रदान करेगा क्या? अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल बराबर mv स्क्वायर बाय आर। क्लियर? अब घर्षण बल बराबर याद है, बताए थे, म्यू mg बराबर mv स्क्वायर बाय आर। घर्षण बल बराबर म्यू mg, ये बताए हुए हैं। म्यू घर्षण गुणांक को कहते हैं। m कट गया जी, m कट गया तो म्यू जी आर बराबर, तो म्यू जी आर का अंडर रूट बराबर, और भी का ही मांग कर रहा है सवाल, तो म्यू यानी घर्षण गुणांक का मान कितना है? 0. जी कितना लेना है? आर का मान यानी त्रिज्या निकालिए।
निकालिए, कैलकुलेशन करिए। कितना? 21 आ रहा है। चलिए, तो सवाल कैसे बनाए देख लिए कि नहीं। एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 500 केजी है, एक मोड़ पर घूमती है। मोड़ की त्रिज्या 60 मीटर है। यदि घर्षण गुणांक 0.75 है तो महत्तम चाल कितना होगा जिससे मोटर गाड़ी को मोड़ा जा सके। तो हमने ये समझ रखा है कि वृत्तीय गति होगी मोड़ पर, और उसके लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। और वह अभिकेंद्र बल मोड़ पर मिलेगा किससे? तो घर्षण बल को अभिकेंद्र बल के बराबर कर दिए। घर्षण बल बराबर म्यू एम जी, और म्यू एम जी बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर। और इस तरह से भी आपका निकल गया अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू का मान दिया हुआ है, यानी घर्षण गुणांक दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या दिया हुआ है, और इस तरह से भी निकल गया 21 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्तों का भी 21 आ रहा है। क्लियर हो गया? सवाल में कोई दिक्कत? कुछ ऑनलाइन वाले दोस्त करे क्लास रुक रहा है। क्लास तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ऑनलाइन है तो कहिए तो क्लास रुक रहा है। नहीं होता है कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, तो स्टूडेंट को लगता है कि इधर से ही कोई गड़बड़ है, जबकि लाइव क्लास देखने के लिए नेटवर्क पूरा चाहिए ना। चलिए, बेरोजगार युवा रोनी, क्लास सही से चल रहा है कि ना आपका? वीरेंद्र कुमार, चलिए सौरभ कुमार, जिनका रुक रहा है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो वो लाइव क्लास को बंद कर दीजिए, वो रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा डाउनलोड करके। ठीक है? फिलहाल यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट 11 नंबर, 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाले। 10 मीटर त्रिज्या पर वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। और अगर ये वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो बल 1 न्यूटन का लग रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर चलते समय कौन बल लगता है? अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का मान कितना है? 1 न्यूटन। ठीक है? तो 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाले। तो ये जो 1 न्यूटन का बल लग रहा है, ये कौन बल है? अभिकेंद्र बल है। वृत्तीय मार्ग पर
चलते समय कौन बल चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए, जो कितना लग रहा है? तो mv² बाय आर बराबर कितना? 1 न्यूटन। ठीक है, तो mv बराबर 1 गुना आर हो जाएगा। आर का मान कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? तो mv² बराबर 10। अब आइए, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। mv² का मान निकल चुका है, कितना? 10, तो कितना हो जाएगा? 5 जूल हो जाएगा। क्लियर? तो 1 न्यूटन का बल लग रहा है और हम जानते हैं कि वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है, तो ये 1 न्यूटन का बल अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल बराबर mv² बाय आर, जिसका मान 1 न्यूटन है। तो mv² बराबर 10 निकल गया। और गतिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। mv² का मान निकल चुका है 10, तो हाफ mv² के जगह 10, तो गतिज ऊर्जा हो गया 5 जूल। गतिज ऊर्जा हो गया 5 जूल। क्लियर? बल और समय जब तक बल कार्य करता है, बल और समय का जब तक बल कार्य करते हैं, गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग। आवेग यानी इंपल्स। इंपल्स इक्वल टू बल गुना समय। समय वो है जितने समय तक बल आरोपित हुआ। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 10 न्यूटन का बल 10 न्यूटन का बल 2 सेकेंड तक आरोपित हुआ, तो उस वस्तु में उत्पन्न आवेग का मान सीधे हो जाएगा 10 गुना 2। 10 गुना 2 यानी 20 न्यूटन सेकेंड। क्लियर? तो आवेग इंपल्स बराबर होता है बल गुना एक वस्तु पर लगा बल, और जितने समय तक बल लग रहा है उसके गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेग। मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 2 सेकेंड तक आरोपित हुआ, तो उस वस्तु में उत्पन्न आवेग का मान क्या होगा? तो आवेग बराबर बल गुना जितना समय तक बल लगा, यानी कितना? 20, और बल का मात्रक समय का मात्रक। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट, एक जेट इंजन सीधी रेखा पर न चलता है, और सीधी रेखा पर गति को रैखिक गति कहते हैं। तो यहां पर कौन से संवेग संरक्षण का? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन होगा। ठीक है, और जब वृत्तीय मार्ग पर चलेगा तो वहां पर कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होगा। संवेग संरक्षण नियम बताए हुए हैं, बाहर से अगर कोई बल नहीं लगेगा तो वस्तु, एक गतिशील वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, वहां पर किसका पालन होता है? कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। क्लियर? आपसे पूछ देगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो वहां पर कौन से सिद्धांत का पालन होगा? कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का। ठीक है ना? रैखिक गति में रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन होगा। वृत्तीय एवं घूर्णन गति में कोणीय संवेग संरक्षण का पालन होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ये सब अलग है, इसका संबंध इससे नहीं है। एम द्रव्यमान तथा भी वेग से चलता हुआ वस्तु दीवार से लंबवत टकराता है। यह है दोस्तों दीवार। ठीक है, दीवार मानकर चलिए
यह है दीवार। और m द्रव्यमान तथा वेग v से चलता वस्तु दीवार से लंबवत टकराता है, लंबवत टकरा गया और टक्कर के बाद उसी वेग से लौटता है। v वेग से गया और v वेग से लौटा, तो दीवार को दिया गया संवेग। तो जब तक संवेग यहां पर अगर द्रव्यमान m है तो संवेग बराबर mv। वस्तु के द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहते, मोमेंटम कहते हैं। तो जब दीवार से टकराया तब भी उसका संवेग कितना दे दिया, और जब टकरा कर लौटा तब भी उसका संवेग mv। तो लौटते वक्त भी कितना दे दिया, तो टोटल कितना दे दिया 2mv। इसको सही कर लीजिए, 2mv होगा। जेड के को 2 कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक। क्लियर। अब कहिएगा 2mv संवेग कैसे दिया दीवार को, तो जाते वक्त आते वक्त, और कह रहा है कि आते वक्त भी उसका वेग वही है, यानी v। द्रव्यमान तो वही रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कह नहीं रहा कि टकराने के बाद चकनाचूर हुआ है। क्लियर। तो जाते समय mv संवेग से गया, दीवार को दे दिया, आते समय भी mv संवेग से निकला, दीवार को देते हुए निकला। तो टोटल कितना संवेग दिया 2mv। ये बी नंबर में जेड को 2 बना लीजिए, 2mv 2mv। क्लियर। समझ रहे हैं सवाल को। 4 kg सॉरी 1 ग्राम, 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले 2 गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। क्लियर। हम मान लेते हैं 1 ग्राम के वस्तु का संवेग p1 है और 4 ग्राम के वस्तु का संवेग p2। 1 ग्राम वाले वस्तु का संवेग p1 है, 4 ग्राम वाले वस्तु का संवेग p2 है, मान कर चलते हैं। दोनों की गतिज ऊर्जा समान, तो दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो pn स्क्वायर बटे 2m1 बराबर p2 स्क्वायर बाय 2m2। कहिएगा क्यों, तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर या p स्क्वायर बाय 2m। संवेग के टर्म में गतिज ऊर्जा बराबर p स्क्वायर बाय 2m, जहां p संवेग है। तो 1 ग्राम वाली वस्तु को हम m1 यहां पर माने हैं, 4 ग्राम वाले को m2 माने हैं। 1 ग्राम वाले का संवेग p1 मान लिए और 4 ग्राम वाले का संवेग, और दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा समान है, तो बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब दोनों ग्रामे में है तो ग्राम को केजी में बदलने का कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामे में रहने देते चूंकि दोनों का है। तो अब आप बना लीजिए p1 स्क्वायर m1 1 ग्राम ना है, p2 स्क्वायर m2 कितना ग्राम है 4 ग्राम। क्लियर। ये इसको उठाकर यहां ले आए p1 स्क्वायर, अब p2 को क्या ले आते नीचे, तो इसको यहां पर दे आएंगे, तो 2 गुना 1 2, अब बट्टे 2 गुना 4 कट गया, तो ये हो गया 1 बट्टे 4। तो इसका मतलब p1 बट्टे p2 बराबर 1 बट्टे 4 का अंडर रूट। संवेग का अनुपात 1:2, संवेग का अनुपात 1:2। क्लियर। संवेग बराबर है, दोनों का संवेग बराबर कर दीजिए, सॉरी गतिज ऊर्जा बराबर है, गतिज ऊर्जा बराबर है, गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर अब बटे 2 गुना द्रव्यमान।
क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, यदि 1 केजी द्रव्यमान को 1 केजी द्रव्यमान क्या होगा? एक पिंड की गतिज ऊर्जा 1 जूल। 1 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो इसकी चाल क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। गतिज ऊर्जा कितना है? 1 जूल। द्रव्यमान कितना है? चाल निकालना है, भी निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 बराबर v² होगा, तो v बराबर √2 मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो वेग बराबर √2 मीटर पर सेकेंड। √2 मीटर पर सेकेंड। सी होगा? नहीं होगा, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, टक्कर। अब समझ लीजिए, टक्कर कोलिजन 3 प्रकार के होते हैं। टक्कर समझते हैं ना? हाँ, वो वाला टक्कर नहीं, एकदम फिजिक्स वाला टक्कर। ठीक है, तो फिजिक्स में टक्कर यानी कि जब 2 वस्तु आपस में टकराती है तो वो टक्कर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए आप, एक होता है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर, तीसरा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक और टक्कर होता है विस्फोटी टक्कर। जिस टक्कर में विस्फोट हो जाए उसे विस्फोटी टक्कर कहते हैं। लेकिन मुख्यतः टक्कर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। 2 वस्तु टकराने पर किसी के गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं हुई है तो वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। 2 वस्तु टकराया लेकिन दोनों के गतिज ऊर्जा में, गति में नहीं, गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं हुई तो हम कहेंगे टक्कर कैसा है? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है। और टकराने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा में कमी हो गई तो अप्रत्यास्थ टक्कर। और टकराने पर वस्तु सट गया और सट कर दोनों एक साथ गति करने लगा तो वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। बात को समझिएगा। ऐसा टक्कर जिसमें टकराने पर दोनों वस्तु के गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं हो तो ऐसे टक्कर को क्या कहते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। यानी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टकराने वाली दोनों वस्तुओं का गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। और टकराएगा तो कम से कम 2 चाहिए। हम 2 का उदाहरण ले रहे हैं। अगर 2 वस्तु टकराया और उनके गतिज ऊर्जा में कमी आ गई तो वो, और 2 वस्तु टकराया, दोनों आपस में सट गया और सट कर एक साथ गति करने लगा, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ऐसा टक्कर जिसमें वस्तु के टकराने से उनके गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।
अगर दो वस्तु टकराने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कमी हो गई तो ये हो गया अप्रत्याश टक्कर। टकराने के बाद दोनों वस्तु अगर सटकर एक साथ गति करने लगे तो पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। पूर्णतः हर प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षित रहता ही रहता है। कोई भी टक्कर हो, संवेग में कोई बदलाव नहीं होता है। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार आप पहले ही जान चुके हैं, टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है। तो टक्कर में संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है, लेकिन टक्कर में गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है या बराबर रहती है। और जो गतिज ऊर्जा में कमी होती है वो उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। टक्कर के समय अगर मान लीजिए यहां पर पूर्ण प्रत्याश टक्कर में गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन अप्रत्याश टक्कर में गतिज ऊर्जा में कमी आ गई, तो जो गतिज ऊर्जा में कमी हुई वो ऊर्जा गया कहां? तो टकराने से उष्मा उत्पन्न हुआ, कुछ गतिज ऊर्जा का भाग किस में कन्वर्ट हो गया? उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो जितने भी टक्कर है उसमें संवेग में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, लेकिन पूर्ण प्रत्याश टक्कर है तो उसमें संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, अर्थात पहले जितना था उतना ही रहेगा। क्लियर? पूर्ण प्रत्याश टक्कर ऐसा टक्कर है जिसमें टकराने वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या रहती है? संवेग संरक्षण नियम के अनुसार सभी प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षित रहता ही रहता है। इसलिए पूर्ण प्रत्याश टक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहेंगे? संरक्षित रहेंगे, जबकि अप्रत्याश टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर में भी संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। क्लियर? समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि सीधा है। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार हम जानते हैं टकराने से पहले जितना संवेग होगा उतना ही टकराने के बाद होगा। क्लियर हो गया? यदि पृथ्वी के ध्रुवों की बर्फ पिघलकर भूमध्य क्षेत्र में आ जाए, भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा, पृथ्वी का ध्रुव पिघलकर भूमध्य क्षेत्र में आ जाए तो दिन रात की अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा समझ लेते हैं। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। संवेग तो आप जानते ही है ना, वृत्तीय या घूर्णन गति में संवेग को क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। अंग्रेजी में देखें तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह रैखिक गति में लीनियर मोशन में वेग होता है, उसी तरह सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में क्या होता है? कोणीय वेग होता है। यानी कोणीय वेग का अस्तित्व वृत्तीय गति में है या घूर्णन गति में। तो कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। और कोणीय संवेग कहता है कि बाहर से अगर बल ना लगे तो कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि नहीं कि अगर बाहर से बल नहीं लगे तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे पृथ्वी पर कोई तो दूसरा बल नहीं लग रहा है,
तो पृथ्वी का कोणीय संवेग हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, उसमें कोई बदलाव। लेकिन अगर ध्रुव का बर्फ पिघलकर भूमध्य रेखा पर आता है तो पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, अगर ध्रुव का बर्फ पिघलकर भूमध्य रेखा पर आएगा तो पृथ्वी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा, जबकि पृथ्वी का कोणीय संवेग हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ध्रुव का बर्फ पिघलकर भूमध्य रेखा पर आने पर जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया, जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया। तो जड़त्व आघूर्ण अगर बढ़ गया और अगर ये कांस्टेंट है तो ये कोणीय वेग क्या होगा? घट जाएगा। कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग अगर घट गया पृथ्वी का तो उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा। सूर्य के चारों ओर ज्यादा समय चक्कर लगाने में लग रहा है तो निश्चित तौर पर दिन की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर पृथ्वी का वेग घटेगा, अभी सूर्य के एक्सिस पर चारों ओर 24 घंटे में एक बार घूम जाता है तो दिन रात की अवधि 24। लेकिन अगर उसका वेग घटा तो 24 घंटे में वो घूम पाएगा? ज्यादा समय लेगा, और ज्यादा समय लेगा तो वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार से पृथ्वी पर कोई और बल नहीं लगा रहा है, इसलिए पृथ्वी का कोणीय संवेग हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। अब कोणीय संवेग समान रहेगा, लेकिन ध्रुव का बर्फ पिघलकर भूमध्य रेखा पर आने से पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? और अगर जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया, कोणीय संवेग कांस्टेंट है, तो कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग घट जाएगा। तो पृथ्वी को एक्सिस पर घूमने में 24 घंटा से ज्यादा समय लगेगा, जिससे दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। बल आघूर्ण शून्य हो तो कोणीय संवेग क्या रहेगा? अचर रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो अचर कौन रहेगा? कोणीय संवेग। ठीक है ना? बल की बात करें तब बल की, अगर इसी में कहता कि किसी निकाय में क्रियाशील बल शून्य हो तो कौन अचर होगा? लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है? तो हम किसकी बात करेंगे? कोणीय संवेग की। क्लियर? तो किसी निकाय में क्रियाशील टॉर्क अगर शून्य हो तो निम्नलिखित में कौन अचर होगा, अर्थात कांस्टेंट होगा? तो वो कौन होगा? एक कण एक सरल रेखा पर समरूप वेग से, किस रेखा पर? समरूप वेग से गतिशील है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक समान वेग से गतिशील है। उस सरल रेखा पर एक बिंदु के परितः कण का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का अस्तित्व किस गति में है? वृत्तीय या घूर्णन गति में है कि नहीं? कोणीय संवेग का अस्तित्व वृत्तीय या घूर्णन गति में है, लेकिन वस्तु गति कर रहा है सरल रेखा पर। कोणीय संवेग या कोणीय वेग का कोई अस्तित्व होगा तो मतलब यह क्या होगा? शून्य होगा। यह रैखिक गति कर रहा है। रैखिक गति में हम संवेग की बात करेंगे, कोणीय संवेग का नहीं। कोणीय संवेग का अस्तित्व केवल किस गति में है? वृत्तीय या घूर्णन गति में है, जबकि यह सरल रेखा पर रैखिक गति कर रहा है। तो रैखिक गति में कोणीय संवेग क्या होगा? जीरो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति मिनट, यहां प्रति मिनट होगा, प्रति मिनट 30 चक्कर लगाता है तो पहिया का कोणीय चाल क्या होगा? क्या कर रहा है निकालने के लिए? कोणीय चाल। ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया, 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति मिनट 30 चक्कर लगाता है, पहिए की कोणीय चाल क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, कोणीय चाल या कोणीय वेग कुछ भी पूछ दे
और इसको लिखते हैं ओमेगा। क्या लिखते हैं? ओमेगा। कोणीय चाल को किस में इंडिकेट किया जाता है? ओमेगा में। किस में इंडिकेट किया जाता है? ओमेगा में। और कोणीय चाल ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। 2 पाई एन। 2 और पाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब एन में दिक्कत है। तो एन बराबर होता है 1 सेकेंड में लगाए गए चक्कर की संख्या। 1 सेकेंड में लगाए गए चक्कर की संख्या। तो कोणीय चाल या कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एन, जहां एन क्या है? तो एन 1 सेकेंड में लगाए गए चक्कर की संख्या है। तो पहले यहां पर एन निकालना पड़ेगा, और हमें दिया हुआ है कि प्रति मिनट कितना चक्कर लग रहा है? 30। और अगर प्रति मिनट 1 मिनट में कितना चक्कर लग रहा है? 30 चक्कर। तो इसका मतलब है 60 सेकेंड में कितना चक्कर लग रहा है? 30 चक्कर। 1 मिनट प्रति मिनट 30 चक्कर लगा रहा है, इसका अर्थ है कि 1 मिनट में 30 चक्कर। और 1 मिनट में 30 चक्कर है, तो इसका मतलब है 60 सेकेंड में 30 चक्कर। और 60 सेकेंड में 30 चक्कर, तो 1 सेकेंड में 30/60 यानी कितना चक्कर? आधा चक्कर। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर? तो n बराबर कितना? n बराबर क्या है? 1 सेकेंड में लगाए गए चक्कर की, और 1 सेकेंड में लगाए गए चक्कर की संख्या 1/, तो n बराबर 1/2। क्लियर? अब कोणीय चाल निकलेगा। कोणीय चाल ओमेगा बराबर 2 पाई, एन का मान 1/2 पाई, और कोणीय चाल का मात्रक रेडियन पर सेकेंड। तो कोणीय चाल हो गया रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? पर रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यदि घूमते हुए टेबल पर एक मनुष्य अपना हाथ फैलाकर चक्रणीय गति कर रहा है, मतलब घूर्णन गति कर रहा है, हाथ फैलाकर, जब वो अपने हाथ को झुकाएगा तो उसकी चक्रणीय दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। और यहां पर भी किसका पालन हो रहा है? कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। हाथ को फैलाने से जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा तो कोणीय वेग घट जाएगा, और हाथ को सिकुड़ने से जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा तो कोणीय वेग। तो टेबल पर हाथ फैला देंगे, वेग घटेगा, हाथ सिकुड़ लेंगे, वेग बढ़ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोणीय संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? एम द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के परितः समरूप कोणीय वेग ओमेगा से परिभ्रमण कर रहा है। उस अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई है, तो कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय। आपको पता है ना, कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय। अब कोणीय संवेग को एल में इंडिकेट किया जाता है, और जड़त्व आघूर्ण को, और कोणीय वेग को ओमेगा में। तो एल बराबर आई ओमेगा। फिर
फिजिक्स के भी जितने भी राइटर हुए हैं सब अपने बुक में, यहां तक कि एनसीईआरटी में कोणीय संवेग को किसमें डिनोट किया गया है? एल में। जड़त्व आघूर्ण को किसमें डिनोट किया गया है? आई में। और कोणीय वेग को ओमेगा में। ओमेगा तो आप जानते भी होंगे। तो एल बराबर आई। तो अगला सवाल इसी पर था कि उस पिंड का कोणीय संवेग एल बराबर आई ओमेगा। आई जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा कोणीय वेग। क्लियर? नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सही मात्रक केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का सही मात्रक केजी मीटर स्क्वायर। यदि किसी घूमती वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान के पुनर्वितरण के कारण बढ़ जाता है, जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया, जड़त्व आघूर्ण, तो कोणीय वेग घट जाएगा। जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा तो कोणीय वेग। नेक्स्ट, वस्तु एक समान वृत्तीय गति में त्वरण त्रिज्या के सीध में भीतर केंद्र की ओर लगता है, होता जी, बताए हुए हैं जी। वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो बल और त्वरण दोनों की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश यानी कि त्रिज्या के सीध में। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। लेकिन आपको हम बताएं कि अपकेंद्र बल क्या है? आभासी बल है, यानी वो है ही नहीं, फिर भी उसका अनुभव क्यों होता है? तो इसको भी समझ लीजिए, मक्खन में बताए थे। मान लीजिए कार है, कार में कौन है? आदमी। कार में कौन है? अब वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। तो वृत्तीय मार्ग की विशेषता तो आपको जानना ही है कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। अब केंद्र बल आभासी बल है, वास्तविक बल है ही नहीं। तो आपको शक होगा कि जब ये आभासी है तो अनुभव कहां से हो रहा है? तो इसको आप समझिए। कार में एक आदमी बैठा हुआ है, वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, और वृत्तीय मार्ग की विशेषता के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा बदलते रहे। तो जब कार में आदमी बैठता है तो कार को अभिकेंद्र बल मिल जाता है, ठीक है। एक्सीलेटर मारते हैं, टायर में घर्षण होता है, कार को अभिकेंद्र बल मिल जाता है, वो आराम से घूम जाता है। लेकिन उसमें आदमी को अभिकेंद्र बल बैठा जो है उसको मिलता नहीं है। अब आदमी को अभिकेंद्र बल नहीं मिला तो वह वृत्तीय गति करना चाहेगा। मान लीजिए कार यहां है तो कार में बैठा आदमी इधर जाना चाहेगा, और कार को अभिकेंद्र बल मिल गया है, वो इधर जा रहा है। तो कार में बैठा व्यक्ति इधर जाना चाहता है, किसके कारण? ओ माय गॉड। कार में बैठा व्यक्ति मान लीजिए यहां पर है तो कार को अभिकेंद्र बल मिला, क्योंकि टायर और सड़क के बीच घर्षण हुआ तो उसको अभिकेंद्र बल मिला और वो घूम गया। लेकिन उस पर बैठा आदमी को अभिकेंद्र बल मिला तो वो जड़त्व के कारण जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गतिशील होना चाहता है। तो आदमी कहता हम इधर जाएंगे, कार मुड़ गया इधर, तो आदमी फेंकाएगा कार की तरफ और उसको लगेगा कि कोई धक्का दे रहा है, बल्कि वो फेंका रहा है किसके कारण? जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण वो इस दिशा में जाना चाहता है, इसी दिशा में जाते रह गया। क्यों? तो उसे अभिकेंद्र बल नहीं मिला। कार को मिल गया क्योंकि कार के टायर और सड़क पर घर्षण हुआ, कार को अभिकेंद्र बल मिला, लेकिन आदमी को नहीं मिला। तो आदमी, कार पर बैठा हुआ आदमी की गति की दिशा इधर, किसके कारण? लेकिन कार को अभिकेंद्र बल मिला, वो घूम गया। तो कार में बैठा व्यक्ति इधर जाना चाहता है, कार मुड़ गया इधर, तो वो बाहर की तरफ फेंकाता है। अब बाहर की तरफ फेंकाता है, उसको लगता है कि कोई हमको फेंक रहा है, बल लगा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसको ये अनुभव हुआ किसके कारण? समझे कि नहीं समझे? तो वो जो अनुभव होता है वो आभासी है, उसी को हम क्या कहते हैं?
वेग और त्वरण की दिशा लंबवत होती है किस गति में? वृत्तीय गति में। ठीक है, त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर, और गति की दिशा क्या होता है? स्पर्श रेखीय। वेग वेग और वृत्तीय मार्ग पर त्वरण इधर, और इसके बीच का कोण कितना? तो वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं किस गति में? वृत्तीय गति में। और यहां इसका उदाहरण हम घूर्णन गति भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? घूर्णन गति दे सकते हैं। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों दुगुना कर दे तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र बल mv² बाय। अब कह रहा है कि पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों, यानी v को भी कितना कर दिया गया और r को भी क्या कर दिया गया? तो m v² बटे 2r, तो m v² 2 दूनी 4 बटे r बटे 2, तो कितना गुना? 2 गुना हो जाएगा। दो गुना। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा किस बल के? अभिकेंद्र बल के कारण। अब कहिएगा पृथ्वी को अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है? मोड़ पर कार को, साइकिल को अभिकेंद्र बल कैसे मिलेगा? तो घर्षण से। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा को कैसे मिलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल से। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वही कन्वर्ट हो जाता है और उसी अभिकेंद्र बल से पृथ्वी घूमते रहता है। क्लियर? एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से यानी कांस्टेंट स्पीड से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत क्या रहेगा? नियत वही रहेगा जो अदिश राशि है। वृत्तीय गति के संदर्भ में नियत केवल कौन रहेगा? जो अदिश राशि है। सदिश राशि नियत हो ही नहीं सकता है। वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, वृत्तीय मार्ग में नियत वही रहेगा जो स्केलर क्वांटिटी है, जो अदिश राशि है। वृत्तीय मार्ग पर गति के संदर्भ, गति करते के समय जो भी सदिश राशि है वो नियत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर गति की दिशा वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते रहती है? जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण का मान 0 होगा। एक समान क्या है? एक समान कोणीय वेग होने पर कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0। या 0 लिख लीजिए, ये O लिखा हुआ है। 0 और O का टाइपिंग अलग अलग होता है, ये O लिखा हुआ है। समझ गए ना? तो जब एक समान कोणीय वेग हो तो कोणीय त्वरण का परिणात्मक वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि भार, यहां पर भार W की जगह ओमेगा आ गया है और आयास, तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो याद रखिएगा, उत्तोलक जानते हैं, एक सिंपल मशीन है जो हमारे कार्य को क्या कर देता है? आसान कर देता है। और एक उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक यानी लीवर एक सिंपल मशीन है जो हमारे कार्य को क्या करता है? आसान करता है। जैसे सरौता, पेचकस, पलास, कैंची, ये सब क्या है? उत्तोलक है जो हमारे कार्य को क्या करता है? आसान करता है। एक उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। एक उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं और इसको समझिए। एक उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। जैसे ये हम कैंची बनाए हैं,
इस बिंदु को कहते हैं फलक्रम यानी आलंब। इस बिंदु को कहते हैं लोड यानी क्या, भार। इस बिंदु को कहते हैं इफोर्ट यानी क्या, आयास। उत्तोलक लीवर एक सिंपल मशीन है जो हमारे कार्य को क्या करता है, आसान करता है। किसी उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं, भार, आलंब और आयास। उत्तोलक की छड़ जिस बिंदु के चारों ओर घूम सके उसे आलंब कहते हैं। उत्तोलक की छड़ जिस बिंदु के चारों ओर घूम सके उसे आलंब कहते हैं। उत्तोलक में जहां कार्य संपन्न किया जाता है उसे, ये कैंची है, कैंची। और उत्तोलक के जिस भाग पर बल लगाकर हम कार्य करेंगे उसे आयास। तो आयास वह बिंदु है जहां पर बल लगाकर हम कार्य संपन्न करेंगे। आलंब वो बिंदु है जहां के जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक का छड़ घूमेगा। भार वह बिंदु है उत्तोलक का जहां से कार्य किया जाएगा। और उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है भार बटे आयास, भार बटे आयास। अगर भार को ओमेगा और आयास को पी माने तो यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। तो उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं? उत्तोलक का वह बिंदु जहां पर बल लगाकर कार्य किया जाता है। उत्तोलक का वह बिंदु जहां से उत्तोलक का छड़ घूमता है। उत्तोलक का वह बिंदु जहां से उत्तोलक कार्य संपन्न करता है। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे। एक सरल मशीन 120 केजी के प्रयास से 720 केजी भार उठा रहा। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। आयास का मतलब प्रयास, यहां पर प्रयास दिया हुआ है। तो भार कितना है और आयास यानी प्रयास कितना, तो यांत्रिक लाभ 6। यांत्रिक लाभ 6। क्लियर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, ठीक है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, नेल कटर, ठीक है, प्लास, प्लास, कैंची, नेल कटर, प्लास, हाँ, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक। तराजू में कौन, हाँ, डंडी तराजू। ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची, नेल कटर, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी तराजू, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जैसे अभी कैंची बनाए, ये कैंची है तो ये आपका हो गया आलंब, ये आपका हो गया भार और ये आपका हो गया आयास। तो ऐसा उत्तोलक जिसमें भार और आयास के बीच क्या हो, आलंब, उसे क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ऐसा उत्तोलक जिसमें भार और आयास के बीच क्या हो, आलंब, उसे क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। क्लियर हो गया। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वो उत्तोलक है जिसमें भार और आयास के बीच क्या होता है, आलंब। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, नेल कटर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्लास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी का, और डंडी तराजू प्रथम श्रेणी का। क्लियर। गड़बड़ा गया। चलिए, एफर्ट क्या है, तो एफर्ट वह बल है जो उत्तोलक पर लगाया जाता है। एफर्ट वह बल है जो उत्तोलक पर लगाया जाता है।
किसी स्थिर अक्ष के परितः, स्थिर अक्ष के परितः, अक्ष के परितः कौन गति? सभी घूर्णन गति क्या होगा? ए और सी। घड़ी के सेकेंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगी? कोणीय चाल ओमेगा बराबर 2 पाई एन, कोणीय चाल ओमेगा बराबर 2 पाई एन, जहां एन बराबर 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, जहां एन 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या है। तो यहां पर घड़ी के सेकेंड के सुई के कोणीय चाल की बात की जा रही है, और कोणीय चाल ओमेगा बराबर 2 पाई एन, 2 पाई में तो कोई दिक्कत नहीं। तो एन बराबर 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की, तो यहां कौन सुई कर रहा है? सेकेंड का सुई पूरा एक चक्कर कितना सेकेंड में लगाता है? 60 सेकेंड में ना, 60 सेकेंड में एक चक्कर लगा लिया। तो अगर आप बात कर रहे हैं सेकेंड की सुई का, तो सेकेंड का सुई 60 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है? एक चक्कर। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो कितना चक्कर लगाएगा? 1/, और 1 सेकेंड में 1/60 चक्कर लगाया, तो n बराबर 1/60। तो ओमेगा बराबर 2 पाई और n का मान कितना निकल गया? तो 30, यानी π/30 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? एम द्रव्यमान का कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग P के साथ गति कर रहा है, तो उस वस्तु पर लगा अभिकेंद्र बल क्या होगा? तो अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r। इसको m/m से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा m²v²/r। अब संवेग P बराबर mv, तो p² बराबर m²v²। तो m²v² की जगह बटे, तो अभिकेंद्र बल बराबर mv²r या p²/rm। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। दोस्तों बस समाप्त कर देंगे। कितना क्वेश्चन है? बस कुछ देर और चलेगा, धैर्य रखिए। एक धावक लंबी छलांग लेने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसकी गति जड़ता का मतलब यहां किससे है? गति जड़त उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। जब वह दौड़ रहा है तो उसका शरीर गति जड़त में है। अब कूद जाएगा तो कुछ समय के लिए जड़त के कारण उसका शरीर गति में ही बना रहेगा। शरीर गति में बना रहना चाहता और कूद गया, तो कूदते समय अगर शरीर जड़त के कारण कुछ ही सेकंड के लिए ही अगर गति में रहा तो वो ज्यादा दूरी तय कर लेगा कि नहीं। तो छलांग लगाते समय लंबी दूरी तक धावक इसलिए दौड़ता है कि ताकि गति जड़त्व का फायदा वो उठा सके। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए हाथ को बाहर की तरफ फैला देनी चाहिए और चाल को बढ़ाने के लिए हाथ को क्या कर लेनी चाहिए? मोड़ लेनी चाहिए।
डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अगर अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखिक क्या होगा, उड़ जाएगा। वृत्तीय मार्ग पर डोरी टूटा तो सीधे भागेगा कि नहीं, तो पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाता है। घुमा रहे गोल गोल घुमा रहे हैं और अचानक रस्सी टूटा तो इधर भागेगा, या यहां पर है तो यह इधर भाग जाएगा। यानी स्पर्श रैखिक यानी सरल रेखा का पालन करते हुए, सरल रेखीय पथ का पालन करते हुए वे उड़ जाएगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। किससे होता है, अभिकेंद्र। अपकेंद्र बल तो काल्पनिक बल है, तो यहां पर सही करिए, अपकेंद्र बल से प्रभाव होता है। अपकेंद्र बल मिलता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण ही कन्वर्ट होगा किसमें, यहां पर सही करिए, यहां अपकेंद्र की जगह अभिकेंद्र होगा। क्लियर। और उस उपग्रह को अभिकेंद्र बल मिल कहां से रहा है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी अपकेंद्र को सही करिए और इसका भी आंसर क्या होगा, बी। क्लियर। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगल। क्या हुआ, वो गड़बड़ है, छोड़िए ना, वॉशिंग मशीन है ना जी। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। जब पानी के बाल्टीन को काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तब बाल्टीन से उसकी उच्चतम स्थिति से भी, तब पानी बाल्टीन से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, तो पानी को अभी केंद्र बल मिल रहा है, वो घूम रहा है, वो वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। अब कहिएगा पानी को मिल रहा अभी केंद्र बल, कौन से मिला, रस्सी के तनाव बल से पानी को और बाल्टीन को अभी केंद्र बल मिल रहा है। जब हम पानी से भरे बाल्टीन को घुमाते हैं तो ऊपरी अवस्था में भी बाल्टीन से पानी नीचे, क्यों, तो कारण यही है कि बाल्टीन पानी दोनों को अभी केंद्र बल मिल रहा है, और अभी केंद्र बल मिल रहा है तो वो वृत्तीय गति करेगा। कहां से अभी केंद्र बल मिल रहा है, तो आप जिस रस्सी से बांध कर घुमा रहे उस रस्सी में तनाव है, वो तनाव बल ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन है नहीं। यहां पर होगा बाल्टीन के उच्चतम था जाता तो उसमें क्रीम किस कारण, अपकेंद्री बल के कारण। जब अभी अपकेंद्री रहेगा तो अभी केंद्री नहीं मारना है। इससे पहले दूध को और मथे थे, वहां अपकेंद्र नहीं था, तो क्या दिए थे सर। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। दो कारणों से झुकता है, एक की आवश्यक अभिकेंद्र बल मिले और दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार के अंदर बना रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार के बाहर जाएगा तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। निम्न में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता ना ही विनाश, तो द्रव्यमान संरक्षण। कौन, द्रव्यमान संरक्षण। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। 49 का ए दिए, 49 का ये होगा। क्लियर हो गया, तो 7 चैप्टर समाप्त हो गया ना, पूरा रट्टा मारना है, समझे कि नहीं समझे। अब बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो बता ही रहे हैं। 42-43 बहुत छूटता है इस सबको। 43 का सी,
42 का ए। तो क्लियर, समाप्त 7 चैप्टर। अगला क्लास में 8वां चैप्टर को भी लपेट देंगे। क्लियर, मिलिए दोस्तों अगले क्लास में। ठीक है ऑनलाइन वाले दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।